Okay. Hello everyone. I am Akanksha and I welcome you all to the online platform of Chemistry for You. देखिए आपका लास्ट क्लास में हमने जो है सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर दिया था, उसका फर्स्ट लेक्चर आपका हो चुका है। मैंने आपको कम्प्लीटली दिखा दिया था कैसा सिलेबस होता है और मैंने आपको साथ ही साथ कहा था कि सॉलिड स्टेट के लिए आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा करके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, यानी मोर प्रैक्टिकल अप्रोच वहाँ पर है। ठीक है, अदरवाइज बाकी का जैसे आप सेक्शन देखते हो तो यूपीएससी का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल की तरफ रहता है, डेरिवेशंस और वो सब की तरफ। सॉलिड स्टेट में भी कुछ डेरिवेशंस बनती है, जैसे ब्रैग्स इक्वेशन है उसकी डेरिवेशन के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन ज़्यादा करके उन्होंने जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उसके लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें, और वही मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था और उसी तरह से हमने अपना कंटिन्यू किया था। लैटिस, यूनिट सेल क्या होता है, अरेंजमेंट्स आपके पास बनते हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने, ध्यान करिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास वॉइड्स होते हैं ना, वॉइड्स के बारे में हमने बात की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था एक आपके पास आता है 2 डायमेंशनल और एक आते हैं 3 डायमेंशनल, जिसमें कि 2 डायमेंशनल वॉइड आपके पास हमने पढ़े थे। एक तो आपके पास ट्राइंगुलर वॉइड बनता है और दूसरा आपके पास जो है स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनता है। और फिर उसके बाद हमने जो है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात की थी, और कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है कि कितने एटम्स आपके एक पर्टिकुलर वॉइड को बनाने के लिए चाहिए, उसी को आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं। आज जो हमें डिस्कस करना है या जो हमें स्टार्ट करना है वो हमें करना है आपका जो है 3 डायमेंशनल वॉइड से। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल मैंने लिखा है। देखिए 3 डायमेंशनल वॉइड्स के केसेस में सबसे पहले हमारे पास जो टाइप बनता है, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप ऑफ वॉइड आता है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, जब मैं 3 डायमेंशनल कह रही हूँ ना, याद रखिएगा हमेशा ही आपकी जो हायर डायमेंशन आती है वो हमेशा उसकी पहली वाली डायमेंशन से आती है। इसका मतलब 3D हमारे पास आया है तो डेफिनेटली वो 1D से होकर आया है, 1D से 2D, और फिर उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आपका 3D। देखिए क्या कहा मैंने, कोई भी हायर डायमेंशन उसकी लोअर या प्रायर डायमेंशन से आती है। तो 1D देन 2D देन 3D। 1D वाली बात कहाँ हुई थी, जहां मैंने कहा था आपने एटम्स को सिंपल इस लाइन में अरेंज कर दिया है। 1D मतलब एक डायमेंशन एक्स एक्सिस के अलोंग हम ये पढ़ रहे थे। उसके बाद 2 डायमेंशनल की हमारी बात हुई थी जब मैं एटम्स को वाई एक्सिस से लेकर आ गई थी, यानी कि एक इसके नीचे एक इसके नीचे एक इसके नीचे, इस तरीके से। और 3 डायमेंशनल की बात ये है कि आपने क्या करना है, अब जेड एक्सिस है भाई, वाई एक्सिस की बात हो गई, एक्स एक्सिस की बात हो गई, अब मुझे जेड एक्सिस से एटम्स को लेकर आना है और उनको अरेंज कर देना है। तो हमारी बात किसकी हो जाएगी, 3 डायमेंशन की हो जाएगी। इसका मतलब जो आप 2 डायमेंशनल वॉइड्स पढ़कर आए हैं, जैसे कि क्या क्या था आपके पास 2 डायमेंशनल वॉइड्स में, आपने क्या क्या पढ़ा था, आपके पास एक ये एटम, उसके बाद यहाँ पर एक और एटम, नेक्स्ट ये एक और एटम। देखिए क्या बन रहा है आपके पास यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये रहा एक एटम। भाई इसको बनाने में ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बस ऐसे ही नॉर्मल बोर्ड पर ड्रॉ कर दिखाया था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन रहा था, यहाँ पर ट्राइंगुलर वॉइड बन रहा था कि नहीं, यहाँ पर ये ट्राइंगुलर वॉइड बनता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका ट्राइंगुलर वॉइड, और साथ ही साथ बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने आपका जो है स्क्वायर प्लेनर वॉइड हमने समझा था, वो दोनों ही आपके यहाँ पर यूज होंगे। स्क्वायर प्लेनर वॉइड ये वाला, यहाँ पर जहाँ आपके पास ये स्क्वायर बनता है, ये दोनों ही 3 डायमेंशन को समझने के लिए आपके यूज होने वाले हैं। कैसे, उसको देखते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 डायमेंशनल वॉइड में मैंने क्या कहा था, एटम को यहाँ पर 3 डायमेंशनल वॉइड के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं, है ना, हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं। जैसे कि 2 डायमेंशन के केस में सर्कल लेते हैं, यहाँ पर आपने हार्ड स्फीयर कंसीडर करना है। अब उसमें सबसे पहले जो टाइप ऑफ वॉइड आपके पास बनता है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। कौन से टाइप का वॉइड बनेगा यहाँ पर हमारे पास, फर्स्ट आता है आपके पास, फर्स्ट आएगा आपके पास जो है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है भाई, सब जानते हैं टेट्राहेड्रल की क्या ज्योमेट्री रहती है। आपके पास सेंटर में एक एटम होगा, ठीक है, उसके बाद सेंटर में एक एटम है, फिर इसके ऊपर एक एटम एक प्लेन में, इसी वाले प्लेन में जिसमें आपका ये वाला एटम यहाँ पर है, इसी प्लेन में एक दूसरा एटम आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर एक एटम आपका बाहर जा रहा होता है, ये जो आपका मैंने ये थिक लाइन से शो किया है।
ठीक है, यहाँ पर जो एटम है वो इसके बाहर आ रहा है और एक एटम आपका पीछे की साइड रहता है जो ये मैं डैश से दिखा रही हूँ। इसका मतलब ये मेरा सेंट्रल एटम हुआ, यहाँ पर एक एटम, इधर एक एटम सेम प्लेन में, एक एटम बाहर की तरफ आ रहा है और एक एटम आपका पीछे की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है आपसे। इसको आप क्या कहते हो? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसी के अंदर अगर हम क्या करें, यहाँ पर ये जो सेंट्रल एटम मेरे पास है इसको अगर मैं रिमूव कर देती हूँ, है ना, सेंट्रल एटम को मैं रिमूव कर दूं और ध्यान से देखना यहाँ पर इन तीनों को एटम्स को मैं ज्वाइन करूंगी तो एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सेंट्रल एटम को रिमूव कर कर मैं ये वाले ट्राइंगल को ऊपर की साइड करूं और ये वाला एटम को नीचे की साइड करूंगी तो मेरे पास कुल मिलाकर बीच में जो एक खाली स्पेस रह जाएगी उसी को मैं आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बोल दूंगी। ठीक है, उसी स्पेस को मैं क्या कहूंगी कि वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि अगर अब ये जो मेरे पास ये तीन एटम मैंने आपको बताया ना कि आपके पास ये जो तीन एटम से ट्राइंगल बन रहा है, इन्हीं एटम्स को अगर मैं आपका इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, यहां पर नेक्स्ट एटम, ठीक है, ये रहा आपके पास, ये वाले जो तीन एटम्स हैं यहां पर इनको मैं ड्रॉ कर कर दिखा रही हूं आपका। इनको अगर हम इस तरीके से ड्रॉ करें, देखिए वैसे तो बोर्ड पर, यहाँ पर ये वाले बोर्ड पर इसकी बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको ये हो जाएगी कि इस तरीके से फिर बहुत टाइम लगता है ना, तो मैं नॉर्मली ही बना देती हूँ भाई, हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। यहाँ पर एक और एटम आपके पास आ गया इस तरीके से। ये तीन पता है कौन से वाले एटम बनाए मैंने, ये तीन ये वाले एटम, ये जो ट्राइंगल में आपको दिख रहे हैं ना। अब ये ट्राइंगुलर वॉइड बनने के बाद यहाँ पर एक ट्राइंगुलर वॉइड बन चुका है, ऐसे ही बनता था 2 डायमेंशन में। अब देखो आपकी एक्स एक्सिस हो गई, आपने लाइन में अरेंज कर दिया एटम को, आपकी वाई एक्सिस हो गई, आप दो एटम के डिप्रेशन के बीच में एक एटम को लेकर आ गए हो, वाई एक्सिस से हमारी 2 डायमेंशंस रेडी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जेड एक्सिस को एटम से एटम को लेकर आना है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो एटम है ये इन तीनों एटम के ऊपर एक एटम रख दोगे तो फिर आपके पास जो ये बीच में वॉइड क्रिएट होगा, ठीक है, ये जो अब आपके पास बीच में वॉइड क्रिएट होगा उसको आप क्या कहते हो, उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। दूसरी बात आपको जो यहाँ पर पता होनी चाहिए, जो आपसे पूछी जाएगी, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि आपका जो वॉइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पर भाई एक वॉइड को बनाने में जितने एटम्स लगते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पर इस वॉइड के लिए मुझे कितने एटम्स लग रहे हैं, 4 एटम्स, इसका मतलब यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या बन जाएगा, 4। तो ये आपका पहला टाइप है विच इज दी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, सो दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टाइप बनता है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इसके बाद जो हमारे पास बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वैसे तो भाई ज्योमेट्री आप सबको ही पता होगी ऑक्टाहेड्रल की क्या ज्योमेट्री होती है। ठीक है, उसी को यहाँ पर अभी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट मैं आपकी लिख देती हूँ विच इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको अच्छे से समझना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है, आपके पास भाई एक सेंट्रल एटम होता है, उसके इधर 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 इधर, मतलब कि एक स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में आपके पास एटम्स अरेंज रहते हैं, फिर एक एटम नीचे होता है, एक एटम इधर ऊपर होता है। ये बन गई मेरी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनी है यहाँ से मैं एक एटम को बाहर कर देती हूँ। बाहर करने के बाद ये जो सेंट्रल एटम है इसमें से जो मेरे पास बीच में एक खाली स्पेस बनेगा, उसी खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। वॉइड मतलब अनऑक्यूपाइड स्पेस ही है, तो यही आपका क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। इसको ध्यान से देखना है। अभी ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास बना है, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मेरे पास इस तरीके से एक यहाँ पर ये जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, ये आपका वो स्क्वायर प्लेनर, ये 4 एटम्स हमने आपस में अरेंज कर दिए। ये बात किसकी हो रही है, ये जो 4 एटम ये स्क्वायर में रखे हुए हैं वो मैंने यहाँ पर बना दिया। अब क्या करना है, एक एटम तो मुझे इनके ऊपर रख देना है, मतलब कि 4 फुटबॉल हैं, हमने इस तरीके से उनको आपस में रख दिया। अब एक फुटबॉल आप उसके ऊपर से रख दो, कैसे, यहाँ पर एक फुटबॉल हमने रख दिया और एक फुटबॉल नीचे से रख दो या फिर आप पीछे से रख दो, जैसे भी आप उसको अरेंज कर रहे हो। अगर यहाँ पर ये 4 फुटबॉल है, एक इनके ऊपर से आ गई, एक इसके नीचे से आ जाएगी, तो यहाँ पर वो जो नीचे से आएगी वो मैं ये डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरे पास ऐसा होने के बाद जो बीच में खाली स्पेस बचेगी या जो वॉइड बनेगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। और उसके लिए आप देखिए यहाँ पर
आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा वैसे पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके साथ डिस्कस किया है, इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 डायमेंशन में से आप कौन से वाले वॉइड का यूज कर रहे हो, वापस से टेट्रा जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर आइए। यहाँ पर 2 डायमेंशनल में से हम आपका ये जो ट्राइंगुलर वॉइड हम पढ़कर आए थे कल, है ना, 2D में हमने ये पढ़ा था, आपका इनको पढ़ा था, ट्राइंगुलर वॉइड जो हम कल पढ़कर आए थे, और ये आपका क्या था, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ठीक है, तो ट्राइंगुलर वॉइड का यूज हो रहा है किसके अंदर, यहाँ पर टेट्राहेड्रल के अंदर, और स्क्वायर प्लेनर आपका यूज हो रहा है यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड, और यहाँ पर आपका ये स्क्वायर प्लेनर वॉइड हमने यूज किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। स्क्वायर प्लेनर से आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर गए हो, और यहाँ पर ट्राइंगुलर वॉइड से मतलब हमने कौन सी प्रायर डायमेंशन यूज किया, ट्राइंगुलर वॉइड टेट्राहेड्रल पर जाने के लिए। लेकिन क्या ऐसा ही होता है कि आपके पास ऑक्टाहेड्रल सिर्फ स्क्वायर प्लेनर वॉइड से आ सकता है, ऐसा नहीं है, ट्राइंगुलर वॉइड से भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ जाएगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर को देखो एक बारी, ये जो मैंने ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री बनाई हुई है, इनमें से अगर मैं ये 3 एटम्स को कनेक्ट कर दूं, क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे पास निकल कर आ रहा है। यहां पर ये 3 एटम्स को मैं, सॉरी ये वाले 3 एटम्स मैंने जो है गलत चूज किए हैं, इसकी जगह इसको तो आप ऐसे ही कर दो, 1 मिनट, है ना, हाँ अब ठीक है। अब यहां पर अगर आप ये वाले 3 एटम्स को ज्वाइन कर दोगे, ये वाले 3 एटम्स को, तो यहां पर भी मेरे पास एक क्या बनकर आ रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनकर आ रहा है। मैं आपको ये बताने वाली हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप कैसे बना सकते हो, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड ट्राइंगुलर वॉइड से आपके पास कैसे आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए आपके पास मान लीजिए इस तरीके से, मुझे ना 2 ट्राइंगल चाहिए, कुल मिलाकर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में मेरे पास 2 ट्राइंगल है, उन्हीं को मैं बना लेती हूँ। एक ट्राइंगल आपके पास किस तरीके से, एक ट्राइंगुलर वॉइड है, यहाँ पर आपके पास 2 एटम्स हैं आपस में इस तरीके से, और उनके डिप्रेशन में मैंने जो है एक एटम रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास वॉइड क्रिएट हो रहा है, ये देखो ये वॉइड जो क्रिएट हो रहा है उसकी शेप ऐसी है ट्राइंगल की, और क्योंकि ये आपका क्या ऊपर की साइड पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं दिस इज अपर ट्राइंगल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान देना, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से मैं दूसरा एक जो है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर रही हूं, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर 2 एटम्स के डिप्रेशन के बीच में, उसके ऊपर जो है, अभी मैंने नीचे रखा था, इसमें मैंने 2 एटम्स के डिप्रेशन के ऊपर एक एटम को रख दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास जिस तरह का वॉइड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ये मेरा नीचे की साइड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे की साइड पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज लोअर ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर लोअर ट्राइंगल बन गया, तो इसको आप क्या कहेंगे, लोअर ट्राइंगल कहेंगे। अब देखना है यहाँ पर, अगर आप क्या करें, एक अपर ट्राइंगल को लें, आपने क्या किया है, एक अपर ट्राइंगल को आपने लेना है, और फिर उसके बाद, हाँ इस तरीके से बना देते हैं, एक अपर ट्राइंगल आपने लिया, ठीक है, और उसमें आपने क्या करना है, ये है आपका अपर ट्राइंगल, और इसी में आपको क्या करना है, यहां पर जो है लोअर ट्राइंगल इसके ऊपर आपने रख दिया। अपर ट्राइंगल ये एटम है, लोअर ट्राइंगल ये वाला एटम है, अपर के ऊपर लोअर रख दोगे तो बीच में जो आपके पास स्पेस बच जाएगी खाली, उसी को आप क्या कहते हो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हो। या फिर इस बात को कैसे समझेंगे, देखिए अगर आप ये 3 एटम आपने लिए, ये 3 एटम थे मेरे पास, ये 3 एटम हमने लिए, और इनके ऊपर मैंने इसी तरीके से, ये तो लोअर अपर ट्राइंगल वाले एटम है, अब लोअर ट्राइंगल वाले रखूंगी तो क्या होगा, यहां पर एक एटम आएगा और ये 2 एटम्स हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर ये जो बीच में मेरे पास स्पेस बचेगा, इसको मैं क्या कहती हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहती हूँ। तो इस तरीके से आप स्क्वायर प्लेनर वॉइड से भी, और जो है ट्राइंगुलर वॉइड से भी, यहां पर लिख दूं अगर, ट्राइंगुलर वॉइड से आपने किसका फॉर्मेशन किया है, ट्राइंगुलर वॉइड से हम कहां पर आए हैं, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है क्या कर सकते हो, स्क्वायर प्लेनर वॉइड से भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और जो है आपका ये ट्राइंगुलर वॉइड से भी आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ सकता है। ठीक है, उसके बाद बात क्या आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आपसे पूछी जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, यहां पर बताओ कितने एटम जरूरी थे,
4 पीछे, एक ऊपर से, एक नीचे से, यानी कि 6। यहाँ पर ये लोअर ट्राइंगल में कितने एटम थे? 3। अपर ट्राइंगल में कितने एटम थे? 3। इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपके पास टोटल 6 एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो बनता है दैट इज क्यूबिकल वॉइड, यानी कि नेक्स्ट कैटेगरी, लास्ट जो आपके पास टाइप ऑफ वॉइड यहाँ पर आपने 3 डायमेंशन के केस में देखना है, वो आपका होता है कैसा वॉइड? क्यूबिकल वॉइड। छोटी सी स्पेस है बट मैं यहीं पे बना देती हूँ, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पर करने की जगह, सो दैट आप कलेक्टिवली इसको बाद में पढ़ पाए। थर्ड टाइप यहीं पर लिख लेना, क्या होता है? क्यूबिकल वॉइड। अब क्यूबिकल वॉइड ना एकदम सिंपल है, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड को समझना एकदम सिंपल है। क्या करना है आपने? ये आपने लिए 4 एटम, आपस में रख दिए, 4 एटम्स हुए और इनको हमने साइड में जो है रख दिया, मतलब कि आपस में इस तरह से अरेंज कर दिया, स्क्वायर प्लेनर वॉइड बना दिया एक। अब आप क्या करिए, यहां पर इनका जो सेंटर है, इसका ये रहा सेंटर, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है, सेंटर ढूंढ लिया हमने। उसके बाद ये 4 एटम के ऊपर 4 एटम और रख दो बिल्कुल इसी तरह से। मतलब ये मेरे पास 4 एटम थे, इसके ऊपर मैं बिल्कुल इसी तरह 4 एटम और लेकर आ जाऊंगी इसी अरेंजमेंट में, यानी इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक एटम, इसके ऊपर एक और स्फेयर, इसके ऊपर एक और स्फेयर। तब आपके पास, अब देखिए ये जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले को सेंटर मान लो, इसका ये है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। तो यहां पर अब इनको जरा ज्वाइन करना है एक बारी, आप ये सेंटर्स को ज्वाइन करोगे, व्हाइट वाले को कर दो, स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से ग्रीन वाले को ज्वाइन करिए, क्या बनेगा? ये जो ग्रीन वाले एटम रखे हैं यहां पर इन्हें भी ज्वाइन करोगे तो एक स्क्वायर बनेगा आपके पास, है ना। अब क्या करिए, ये जो स्क्वायर बन गया है, इनमें ये जो आपके कॉर्नर्स हैं, दोनों ही स्क्वायर के, दोनों ही स्क्वायर के जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक क्यूब बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अगर मैं आपका वही ये वाला सर्कल वाला फॉर्मेट जो है यूज करूंगी यहाँ पर इस तरीके से, तो और अच्छे से समझ में आएगा। आप अपनी नोटबुक्स में अच्छा सा ड्रॉ करना। कैसे होगा क्यूबिकल वॉइड, कैसे बन रहा है? 4 स्क्वायर प्लेनर, उसके ऊपर और 4 रख दिए मैंने, तो आप दोनों जो स्क्वायर बने हैं उनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना, आपके पास 2 स्क्वायर इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। आपके पास जो है इस तरीके से 2 स्क्वायर बने, क्योंकि आपको अगर एग्जाम में आएगा तो यही बनाकर दिखाने होंगे। तो आपके पास 2 स्क्वायर बन जाएंगे इस तरीके से, बस उनको ज्वाइन कर देना, उनके कॉर्नर्स को, आपके पास क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास किस टाइप का जो है वॉइड बन रहा है? क्यूबिकल वॉइड बन रहा है, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है? क्यूबिकल वॉइड। तो यहाँ पर ये क्यूबिकल वॉइड को बनाने के लिए कितना आपके एटम जरूरी है भाई? 8, है ना, 4 नीचे 4 ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है एक क्यूबिकल वॉइड के लिए, दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहां से आपको ये मैंने जो बताया है आई होप अच्छे से समझ में आया है। 3 डायमेंशनल वॉइड्स के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया है, और आपके पास 3 तरह के 3 डायमेंशनल वॉइड्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? आई होप यहां तक आपको जो है क्लियर हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो है आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपका डायरेक्टली कहां से? अरेंजमेंट से। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपने डालनी है दैट इज अरेंजमेंट, ठीक है। अभी देखिए अरेंजमेंट मैंने आपको कल ही बताया था, मतलब जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था अरेंजमेंट आपका किसी भी तरीके से पॉसिबल है। अरेंजमेंट हो सकता है एक आपका 1 डायमेंशनल, सॉरी, एक तो रेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है और एक इररेगुलर अरेंजमेंट हो सकता है। और आपने पूरे में ही क्या पढ़ना है? रेगुलर अरेंजमेंट पढ़ना है। इररेगुलर तो भाई इररेगुलर है, उसे पढ़कर हम करेंगे क्या, है ना। तो यहाँ पर अब मैं आपको जो स्टार्ट कर रही हूँ दैट इज द रेगुलर अरेंजमेंट, और उसमें भी हम जहाँ से स्टार्टिंग करेंगे वो आपका 1 डायमेंशनल से करेंगे, यानी कि अरेंजमेंट इन, या फिर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अरे इन 1D, यानी 1 डायमेंशनल में किस तरीके का अरेंजमेंट रहता है उसको सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए 1 डायमेंशनल एकदम सिंपल है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि आपने अपने एटम्स को लिया है, आपके पास यहाँ पर क्या है 1 डायमेंशन के अंदर आपने अपने एटम को लिया और आपस में साइड बाय साइड जो है रख दिया है। एक एटम ये रहा, इसके साइड में एक और एटम रख दो, यहाँ पर इस तरीके से, इसके साइड में एक और एटम ले लिया, ये यहाँ पर रख दिया, इधर एक और एटम ले लिया। या आपने इस तरीके से एटम्स को केवल साइड बाय साइड रखते चले जाना है। सिंपल है, एक्स एक्सिस की ही बात हो रही है और तो कुछ कर नहीं रहे यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मेरे पास कैसा 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो गया,
है ना। ये हो गया आपका वन डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब वन डायमेंशनल अरेंजमेंट में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ एटम करना है जिसका आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान करिए मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो वॉइड का, वॉइड वाली बात हो गई हमारी पूरी फिनिश, या फिर उसके बाद आता है एटम का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो उसी को मैं अब आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ। अब देखिए इसमें आपको क्या पूछा है, वन डायमेंशनल अरे में आपने कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है एटम का। अब ये जो वन डायमेंशनल अरेंजमेंट मैंने किया है इसमें एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब उस एटम को यहाँ पर एटम के लिए आपका जो कैसे डिसाइड करोगे, वॉइड के लिए मैंने क्या कहा था कि नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ वॉइड। एक वॉइड को बनाने के लिए कितने एटम लगते हैं उसको आप कहते हो क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कि नंबर ऑफ एटम्स दैट डायरेक्टली टच द एटम। जो भी आप एटम सेलेक्ट कर रहे हो उसको जो है कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। अब मतलब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए एटम का पहले एटम को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ एटम। तो ये जो एटम्स हैं इनमें से मैं आपका कौन सा एटम सेलेक्ट करूंगी जिसका मैं क्या बताऊंगी, मुझे क्या बताना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर मुझे जो पहला काम करना है दैट इज दी सिलेक्शन ऑफ एटम। कैसे करेंगे आप सिलेक्शन ऑफ एटम, सोचिए एक बारी, है ना, कैसे करेंगे आप सिलेक्शन ऑफ एटम। तो देखिए आपने वो वाला एटम सेलेक्ट करना होता है जिसका आपका एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। ठीक है, जब आपको सेलेक्ट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए किसी में भी, चाहे वन डायमेंशन में, चाहे टू डायमेंशन में, या थ्री डायमेंशन में, अभी हम सारी पढ़ेंगे, वन डायमेंशन से हमने स्टार्ट किया है। तो वन डायमेंशन में आप कौन से एटम का सिलेक्शन करते हो, हुज एनवायरनमेंट, जिसकी एनवायरनमेंट क्या है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड। अब वन डायमेंशन में आप मुझे देखकर बताओ यहां पर किसकी एनवायरनमेंट जो है, ये जो एटम्स मैंने आपके पास यहां पर बनाए हैं किसकी एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। ये कॉर्नर वाला एटम देखिए एक बारी, ठीक है, कॉर्नर वाला एटम है तो इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है। यहां पर अगर आपका एटम जो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है वो देखिए ये वाला एटम आपका कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। कैसे, इसके इधर भी एक एटम है, इसके इधर भी एक एटम है। तो क्योंकि ये वाला एटम आपका कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है हम इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, और इसको डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जाता है, दैट इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा यहां पर जो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसमें अगर आपसे अलग से कभी नहीं पूछेंगे वैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कॉर्नर एटम का क्या होगा, लेकिन अगर पूछ ले तो 1 होगा। भाई 1 को तो कोई और टच नहीं कर रहा, केवल एक ही एटम टच कर रहा है कॉर्नर वाले को, तो ठीक है, तो इसीलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू 1। अब ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको एकदम सिंपल लग रही होगी, आप जैसे जैसे हाई डायमेंशन पर जाओगे तो ये वाली बात वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्या कि आपका जो एटम वो वाला सेलेक्ट करना है, उस एटम का सिलेक्शन होना है जिसमें जो कि आपका जिसकी एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सिलेक्शन ऑफ एटम वाली बात समझ में आनी चाहिए, बाकी यहाँ से आपका ये वाली जो है डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है वन डायमेंशनल वाला। ठीक है, ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से हम आपका स्टार्ट कर देते हैं किसके बारे में डिस्कशन, 2 डायमेंशन का। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिख रही हूँ विच इज अरेंजमेंट इन अरे इन 2 डायमेंशन। ठीक है, मतलब कि 2 डायमेंशनल में आप अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। तो इसमें भी आपके पास जो है ना 2 कैटेगरीज बनती हैं। अब यहाँ पर 2 कैटेगरीज का नाम आप ही मुझे खुद बताएंगे, सिर्फ मैं क्या करूंगी, मैं आपका सिर्फ आपको बताऊंगी कि वहां पर एग्जैक्टली अरेंजमेंट हो कैसे रहा है। अब आपका 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, 1 डायमेंशन हमने केवल 1 डायमेंशन में एक्स एक्सिस को पढ़ा है, तो अभी हम वाई एक्सिस से एटम को लेकर आएंगे और 2 डायमेंशन हमारे पास बन जाएगा। यही था ना, 1 डायमेंशन में तो लाइन से ऐसे कर रखे हैं बस एटम अरेंज, तो ये मेरा 1D था। अब यहां से मुझे जाना है 2D पर, तो 2D पर जाना है तो मुझे वाई एक्सिस से एटम्स को लेकर आने हैं। वाई एक्सिस से अगर एटम्स को लेकर आने हैं मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, और उन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को आप जानते हो क्या, कि एक तो बनता है
कि आप अपने एटम्स को, मैं इसी तरीके से बना देती हूँ, आप अपने एटम्स को लाइन बाय लाइन जो है इस तरीके से अरेंज करते चले जाइए, एक के बाद एक, एक के मतलब एक की साइड में एक एटम आपके पास है। अब नेक्स्ट लाइन में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे एक एटम, बिल्कुल इसके नीचे दूसरा एटम, उसके नीचे यहाँ पर ये थर्ड एटम, यहाँ पर इस वाले स्फीयर के नीचे दूसरा, और यहाँ पर इसके नीचे दूसरा। अब ध्यान रखना कि जब भी आप इस तरीके का अरेंजमेंट करते हो तो ये अरेंजमेंट हमेशा रिपीट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर, मतलब यहाँ जो फैशन फॉलो हुआ है नेक्स्ट लाइन में भी वही होगा। अगर आपने यहाँ एक एटम के बिल्कुल नीचे एक एटम रखा है तो यहाँ भी एक एटम, इस एटम के बिल्कुल नीचे आपको एक एटम रखना पड़ेगा, इधर भी रखना पड़ेगा, इधर भी, और भाई इधर भी, यहाँ पर। अच्छा, इन दोनों के, इसको अगर थोड़ा करेक्ट साइज में बनाऊं, है ना, यहाँ पर जिस तरीके से रखा जाएगा इसको, देखिए यहाँ पर बिल्कुल इस स्फीयर के नीचे एक स्फीयर, ठीक है, यहाँ पर इस स्फीयर के नीचे एक स्फीयर, और ये इसके नीचे एक स्फीयर। तो अरेंजमेंट आपका इस तरीके से चलता है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ, और जो है सो दैट सारी प्रॉपर्टीज हम इससे समझ सकें। इसके नीचे एक स्फीयर, इसके नीचे एक स्फीयर, और भाई इसके नीचे भी एक स्फीयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने टाइप ऑफ अरेंजमेंट किया है, इसमें मुझे क्या करना है, यूनिट सेल ढूंढना है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप क्या करिए, यहाँ पर आप क्या करिए, आपके पास जो है यहाँ पर किसी भी एटम को मैंने चूज कर लिया, और फिर उसके साइड से मैं कॉर्नर्स ले रही हूँ, यानी कि एक ये वाला हो गया, इनको ज्वाइन किया ये इस तरीके से, और जो है आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपका सिंपल कुछ नहीं किया, केवल दो एटम्स को, नहीं अभी इस तरीके से मैंने जो ज्वाइन किया है ना, यहाँ पर दोबारा से इसको देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है, एक्चुअली यूनिट सेल ढूंढना है। किसी भी अरेंजमेंट को हम करते किस लिए, उसका यूनिट सेल ढूंढने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो यूनिट सेल ही है जो आपको पूरी प्रॉपर्टी बताने वाला है आपके किसकी, क्रिस्टल की, है ना। पूरे क्रिस्टल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको किससे मिलने वाली है, यूनिट सेल से ही मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो मेरा यूनिट सेल रहेगा वो आपने कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये वाला एक एटम कंसिडर कर रहे हो, मैं इस वाले एटम को कंसिडर कर रही हूँ, इसका एनवायरमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इस वाले एटम को अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर ये वाला इसके साइड में जो स्फीयर है उसका सेंटर, इसका सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला एटम जो इस एटम को सराउंड कर रहा है उसका सेंटर, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो कर रहा है, ये वाला एटम इसको सराउंड कर रहा है तो इसका सेंटर, और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो मेरे पास एक तरीके से, अगर मैं ये वाला एटम कंसीडर कर रही थी ना, तो ये इसके आसपास जिसने एटम्स इसको टच कर रहे हैं, तो मेरे पास इस तरीके से एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरी बात पे ध्यान देना कि अगर आपका यहाँ पर ये जो मैंने सीधा सा लीनियर अरेंजमेंट किया है, इसको मैं ए टाइप अरेंजमेंट बोल रही हूँ, तो नेक्स्ट वाली लेयर में भी ए टाइप ही है। इसमें भी मैंने स्फेयर के नीचे स्फेयर रखा है, इधर भी ए है और इधर भी ए है, और ए ही चलता जाएगा पूरे लैटिस के कंप्लीशन में। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास फर्स्ट टाइप बनता है, दिस इज ए टाइप 2D अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका ए टाइप 2D अरेंजमेंट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर पैकिंग हो रही है, ठीक है, तो इसको आप और क्या बोल सकते हो, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका दूसरा नाम क्या आता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, आप ही लोग जितना अभी तक आपने इसको समझा है उसमें, उससे रिलेटेड अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर, भाई यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल का मतलब ये, जैसे मैंने कहा ये क्या है आपका, ये एक यूनिट सेल है, ठीक है। यूनिट सेल का मतलब है एक वैसा सेगमेंट जिसको बार बार रिपीट किया जाए तो आपके पास पूरा का पूरा लैटिस बनकर तैयार हो जाए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर ही तो बनाना है, ये वाले 4 एटम्स को ज्वाइन कर कर स्क्वायर बना दूं, क्या ये वाला जो यूनिट सेल बन रहा है ये यूनिट सेल है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। अगर मैं इसी वाले यूनिट सेल को इसी तरीके से एक स्क्वायर, इसके इधर एक स्क्वायर, इधर एक स्क्वायर, इधर इधर इसके ऊपर नीचे आगे पीछे स्क्वायर रखती चली जाऊंगी तो मेरा लैटिस तो रेडी हो जाएगा, ऐसा ही लैटिस दिखेगा देखने में। तो ये आपका एक यूनिट सेल है। उसके बाद मतलब यहाँ से मेरे पास एक यूनिट सेल और आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से ये 3 एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं तो फिर ये वाला इसका क्या करेंगे, ये भी यूनिट सेल है।
इसको भी इसी तरह से मैं एक्सटेंड करती रहूंगी ऊपर नीचे इधर उधर से, तो मेरे पास ये बनकर पूरा का पूरा लैटिस रेडी हो जाएगा कि नहीं। तो ये भी एक यूनिट सेल आ रहा है। या फिर आप ये देखिए कि अगर आप क्या करें, कोई 3 ही एटम ले लो आप, यहाँ से इसका सेंटर, ये और ये, इस तरीके से इन 3 ट्राइंगल के सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक और मेरे पास यूनिट सेल निकल कर आ जाएगा। ये जो ट्राइंगल आया है मतलब ये वाला आपके पास और आ जाएगा। कैसे आ रहा है, क्योंकि अभी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से ये जो ट्राइंगल आया है इसको भी मैं, इसके इधर एक ट्राइंगल, इधर एक ट्राइंगल, ऊपर नीचे इधर, तो पूरा का पूरा आपका लैटिस रेडी हो जाएगा। और यूनिट सेल की मैंने आपको कल यही डेफिनेशन दी थी कि यूनिट सेल आपका वो होता है जिसको आप क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में जब उसको आप एक्सटेंड करेंगे तो पूरा का पूरा लैटिस हमारा जनरेट हो जाता है। और यूनिट सेल मैंने आपको क्या कहा था, देखिए यूनिट सेल में आपकी जो क्या होती है, मैंने आपको कहा था कि सिलेक्शन आपने कैसे करना है यूनिट सेल का। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ। क्या मैंने आपको क्या बताया था भाई कल, कि यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, अ पर्टिकुलर मतलब कि एक डिफाइंड स्पेस जिसको जब मैं 3 डायमेंशन में रिपीट करती हूँ तो मेरा पूरा का पूरा लैटिस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात यहां पर हमें ये करनी है कि आप किसी भी यूनिट सेल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ यूनिट सेल। तो कैसे करेंगे देखिएगा भाई, आपको सेलेक्ट करना है एक यूनिट सेल, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि यहां पर सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपका स्मॉलेस्ट यूनिट सेल कौन सा बन रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होना चाहिए, लेकिन स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होना एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ये एक इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जो आपकी इंपॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन आती है जो आपने देखनी है वो ये कि वहां से आपको रिलेटिवली मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिले, या फिर मैक्सिमम आपको जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल सके, ऐसा यूनिट सेल हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि भाई अल्टीमेट एम आपका सॉलिड स्टेट का क्या है कि हमें आपका क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को समझना है, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को समझना है, और उसको हम किससे करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट सेल से। क्रिस्टल में से एक यूनिट सेल हमने उठा लिया, उसकी पूरी प्रॉपर्टी समझेंगे और उस बेसिस पर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। तो यूनिट सेल तो फिर हमें ऐसा लेना पड़ेगा ना जहां से सारी प्रॉपर्टीज पता चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको ये यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ाया है, इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने ये देखा कि भाई मेरे पास ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें 3 ही एटम इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये मेरा सबसे छोटा यूनिट सेल बनता है ना, ये मेरा सबसे छोटा यूनिट सेल बनता है भाई, जहां पर मेरे पास इस तरीके से ये ट्राइंगुलर जो है बन रहा है, ये इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं, ट्राइंगल बन रहा है और ये मेरा यूनिट सेल है। इसको मैं अलग अलग डायरेक्शंस में रिपीट करूंगी तो इससे पूरा लैटिस रेडी हो जाएगा। लेकिन इस वाले यूनिट सेल को मैं सेलेक्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे बताइए, आपसे मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं एटम का तो किस एटम का पूछूंगी। यहाँ पर मेरे पास कोई एटम सेलेक्ट करने के लिए अगर मुझे एटम सेलेक्ट करना हो तो वैसा एटम सेलेक्ट करना होता है जो आपका जिसकी एनवायरमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। लेकिन इस वाले केस में देखो एटम मुझे कैसा सेलेक्ट करना है, जिसकी एनवायरमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। अब इस वाले अरेंजमेंट में यहाँ पर ये वाला एटम लूंगी तो इसके साइड में कुछ नहीं है, इधर लेंगे इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड एनवायरनमेंट एटम की है ही नहीं। अब इसी तरह आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाले ये सब कॉर्नर में रखे हुए, एक ये भी तो आपका जो है वो बना था ना, यूनिट सेल बना था, ये वाला जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ये भी एक यूनिट सेल बना था। इसको भी आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से भी आपको सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता चलेंगी। इन दोनों ही स्ट्रक्चर से आप कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि आपकी एटम की एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम के साइड में एटम रखा हुआ है दो सभी कॉर्नर में, तो ऐसा एटम हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर आपने जो अभी ये वाला बनाया था, कैसे वाला था भाई, यहाँ पर इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, इसके नीचे ये रखा हुआ है और यहाँ पर ये, तो यहाँ से मैंने आपका एक वो बनाया था। एटम कौन सा हमने चूज किया था, ये वाला एटम, क्योंकि इसका एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। फिर इसको जितने एटम्स आपका टच कर रहे हैं उनके सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, ये इसका सेंटर, ये वाला और साथ ही साथ
इसका, इस वाले एटम का सेंटर, इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर आप आसानी से बता सकते हो। यहां से पता चल रहा है या नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर आप बता दोगे, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आ रहा है यहां पर, बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर इस एटम के लिए कितना हो जाएगा? और वैसे भी आपने ऐसा ही एटम सेलेक्ट करना होता है जिसकी आपकी जो क्या हो, जिसकी एनवायरनमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हो। इसीलिए यहां पर ये जो क्लोज्ड पैकिंग वाला स्ट्रक्चर था, इसमें स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में हमारे पास कितने सारे यूनिट सेल निकल कर आ रहे थे, लेकिन हमने इसको चूज किया है। तो ये आपका एक्चुअल यूनिट सेल जो है, इसको हमें चूज करना है, इनको नहीं करना है, क्योंकि यहां पर हमें कंप्लीट प्रॉपर्टी पता चल रही है। ये वाला यूनिट सेल हम कलेक्ट जो है आपका चूज करेंगे, ना कि जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स के साथ है या फिर स्मॉलेस्ट है, इसको हम करेंगे, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली एनवायरनमेंट ऑक्यूपाइड है। और यहां से अगर मुझसे कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, क्या दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा कि एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है एक ए टाइप पैकिंग में या फिर एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पर नियरेस्ट नेबर ऑफ द एटम्स, उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो, या उस एटम को जितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं उसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हो। तो इस एटम को 1 2 3 4 4 स्फीयर टच कर रहे हैं, तो यहां से मेरा जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये होती है आपकी पहली बात। पहली बात किसके बारे में? ए टाइप अरेंजमेंट के बारे में या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। अब इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। आपका यहां पर 2 डायमेंशनल पैकिंग की बात चल रही है, ठीक है। उसके बाद यही सेम अरेंजमेंट हम डिस्कस करते हैं किसके केस में? आपका दूसरा तरीका आपका जो बनता है अरेंजमेंट का, उसमें देखिएगा क्या हो सकता है। एक आपके पास ये रहा एटम, उसके साइड में एक और एटम, ठीक है, इस तरीके से आपने बना दिया, और फिर उसके साइड में एक और एटम। पहले तो आपने क्या करना है, 1D अरेंजमेंट करना है केवल एटम्स का। तो अभी तक हम केवल 1D में अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर एटम्स को एक दूसरे के साइड में हम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है भाई, यहां पर एक तरीका पैकिंग का मैं देख चुकी हूं। पैकिंग का एक तरीका क्या था कि आपने क्या किया, एटम को एटम के नीचे रख दिया। यहां पर 2 एटम्स के डिप्रेशन के बीच में मैं थर्ड वाला एटम लेकर मतलब दूसरी लेयर जो रेडी करूंगी, उस लेयर में मैं क्या कर सकती हूँ, इन दो एटम्स के बीच का जो ये डिप्रेशन बन रहा है, यहां पर मैं एक एटम को रख सकती हूँ, यहां पर इनके डिप्रेशन के बीच में, है ना। तो इसमें मैंने आपका वही किया है, यहां पर ये 2 एटम्स के डिप्रेशन के बीच में मैंने इस वाले एटम को रख दिया है। अब यही अरेंजमेंट वापस से मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। इसका मतलब यहां पर इस तरीके से नेक्स्ट एटम इनके बीच के, इनके डिप्रेशन के बीच में, उसके बाद नेक्स्ट एटम ये रहा इनके डिप्रेशन के बीच में, और ऐसे करते करते आपका जो है पूरा क्या रेडी हो जाएगा, सेकेंड लेयर भी रेडी हो जाएगी, है ना। यहां पर इस एटम को इन दोनों एटम्स के डिप्रेशन के बीच में मैंने रख दिया है, तो मेरे पास ये सेकंड लेयर रेडी हो गई है। अब मैंने आपको ये कहा था कि हमेशा ये आपका जो क्या होता है ऑर्डर है वो रिपीट होता है, यानी कि ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। ऑर्डर रिपीट होने से मेरा मतलब ये था, यहां पर अगर मैंने फर्स्ट लाइन में एटम को डायरेक्ट ऐसे अरेंज किया और सेकंड में मैंने क्या अरेंजमेंट फॉलो किया है कि 2 एटम के डिप्रेशन के बीच में एटम आए, तो नेक्स्ट लाइन में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा, यानी यहां पर 2 एटम के बीच में ही मेरा एटम आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि आपने एक बारी तो रख दिया एटम्स को सीधा 2 डायमेंशन में, हमेशा ही एक बारी अगर आपने ऐसे रखा है, उसके बाद अगर आप ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हो कि 2 एटम के डिप्रेशन के बीच में, तो थर्ड लेयर में भी वैसे ही जाएगा कि 2 एटम के डिप्रेशन के बीच में आपका अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब यहां पर नेक्स्ट ये आ गया मेरे पास इन दोनों के बीच में, इसको, ठीक है। अब थर्ड एटम कहां पर आएगा, इनके डिप्रेशन के बीच में, ये जो 2 मेरे पास वाइड्स हैं, फाइन, इस तरीके से, मतलब 2 मेरे पास जो स्फेयर है इनके डिप्रेशन के बीच में। और इसको थोड़ा और कर लेते हैं बड़ा, तो इधर से ये वाला एटम और दिखा देती हूँ, ठीक है। इधर से ये एटम और दिखा देंगे, इसके लिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, फाइन, ये आ गया। और चाहे तो इधर भी एक एटम बना दो आप। अब इसको, ये वाला जो अरेंजमेंट मैंने बनाया है, इसमें एक और लाइन और बना लेते हैं, क्योंकि तभी मैं आपको जो इसका वो बनेगा यूनिट सेल वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इनके बीच के डिप्रेशन में रखना है, उसके बाद मैं ऐसे ही बना देती हूँ, है ना। तो भाई नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनके डिप्रेशन के बीच में दूसरा एटम, यहाँ पर एक एटम, और जो है यहाँ पर इनके डिप्रेशन के बीच में, और यहाँ इनके डिप्रेशन के बीच में, इस तरीके से आपने एटम्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपकी ए टाइप का यहाँ पर
ये जो है आपके पास ये ए टाइप की लेयर अगर है जहां पर मैंने एटम्स को सीधा रखा है, यहाँ पर इसको भी तो मैंने ए ही कहा था जहां एटम्स को सीधा एक के बाद एक रखा है, उसके बाद लेकिन इस वाली लेयर में मैंने दो एटम्स के डिप्रेशन के बीच में एटम्स को रखा है, इसका मतलब ये मेरी बी टाइप की लेयर हो गई, है ना। तो यहां पर जिस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है, फिर से यहाँ ए रिपीट हो रही है, फिर ये बी आ रहा है, तो यहां आपका जिस टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है दैट इज ए बी टाइप अरेंजमेंट, तो ये आपका ए बी टाइप 2D अरेंजमेंट हो जाएगा। इसको आप क्या कहते हैं, ए बी टाइप 2D अरेंजमेंट। अब ध्यान से देखिएगा आप यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर मैं ये आपका सेंटर्स को ज्वाइन करूंगी, ये इस तरीके से मैं आपके एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करूंगी, तो मेरे पास एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होगा। जब मैं आपका उसी तरीके से बिल्कुल, ठीक है, यानी कि यहां पर भी भाई इसको ध्यान से देख लेना, यहां पर भी आपके पास अलग अलग टाइप के यूनिट सेल बनेंगे, यानी कि हो सकता है मैं इसको भी कह दूं यूनिट सेल है क्योंकि इसको रिपीट करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में तो भी पूरा लैटिस बन जाएगा, या फिर आप जो है इस तरीके से इसको कह दें ये एक यूनिट सेल है, या आप यहां से एक ट्राइंगल बना लें, ये इन 3 एटम्स का ये ट्राइंगल, और उसको आप कह दें यूनिट सेल है। यूनिट सेल तो है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर ये ट्राइंगल बना दो, ये बना दो, तो उसको भी आप यूनिट सेल तो कहोगे, लेकिन हम यूनिट सेल वो वाला सेलेक्ट करते हैं जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बता दे, जिसमें आपके पास क्या हो जाए, वो वाला एटम आ जाए जिसकी एनवायरमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। तो यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो एटम है इसकी एनवायरमेंट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है कि नहीं, है ना। तो यहां पर उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन रहा है, ये हेक्सागन बन रहा है, हेक्सागन टाइप की आपके पास पैकिंग आ रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और ये बात समझ में आई है कि हमने यहां पर ये वाला यूनिट सेल क्यों यूज किया है। दूसरी बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है एटम का इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखिएगा ये एटम है, कितने एटम इसको टच कर रहे हैं डायरेक्टली, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो यहां आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है, नेक्स्ट क्लास से हम आपका स्टार्ट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को, उसमें हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आई होप आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता है। पैकिंग एफिशिएंसी में कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली आप इस तरीके से समझिए कि भाई हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, उसमें आपने जो है फुटबॉल अरेंज करने हैं। मैं आपको 100 फुटबॉल दे रही हूँ कि इस वाले रूम के अंदर इसको बंद कर इसके अंदर 100 फुटबॉल अरेंज करिए। अब आपके ऊपर है, आप कैसे भी करिए, ठीक है। देखिए अगर आप कितना भी पूरा मतलब जो है क्या कर देंगे, फुटबॉल्स को अच्छी तरह फिल करेंगे, प्रॉपर अरेंजमेंट रखेंगे, बिल्कुल जबरदस्ती भी उसके अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे, तो भी कुछ ना कुछ स्पेस तो बीच में खाली रह जाएगी। मतलब कि जितनी इस रूम की वॉल्यूम होगी उतने आप कभी भी स्फेयर उसके अंदर नहीं फिट कर पाओगे, चाहे आप जबरदस्ती मतलब कि पूरा कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट कर दो, कितना भी कर दो, पर कुछ ना कुछ स्पेस हमेशा ही खाली बचने वाली है, ठीक है। तो इसी से हम पैकिंग एफिशिएंसी को समझते हैं, यानी कि जिस भी आप कंटेनर में, अब यहां पर कंटेनर क्या होगा, क्यूब, यानी जिस भी क्यूब के अंदर मैं स्फेयर्स को फिट करना चाह रही हूं उसकी वॉल्यूम कितनी है, और फिर उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जिन स्फेयर्स की वॉल्यूम को मैं आपका क्या कर रही हूँ, मतलब जिन स्फेयर्स को मैं उस क्यूब के अंदर रखना चाह रही हूँ, पहले मुझे पता हो क्यूब की कितनी वॉल्यूम है और फिर उसके अंदर वो स्फेयर्स की वॉल्यूम, ठीक है। एक स्फेयर की भी पता होगी तो जितने स्फेयर में यूज करूंगी फिर उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और वहां से मेरा पैकिंग फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। और ये बात ऑलरेडी आप पढ़कर आ चुके हैं और आपने शायद रटा ही होगा इसको, लेकिन बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी के साथ we will meet in the next class. So for today, thank you very much.